नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंप्लीफाइड में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो दोस्तों, कूलम्ब्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो हमारी मदद करता है किसी भी दो गिवन पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करने में। ये हमारी मदद करता है, जैसे अगर दो पॉइंट यहाँ पे सपोज एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है Q1 और एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है Q2, तो इन दोनों का आपस का फोर्स इंटरेक्शन कितना होगा, मतलब कि Q1 जो है वो Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा और Q2 जो है वो Q1 पर कितना फोर्स लगाएगा, वो कैलकुलेशन जो है वो हम करते हैं कूलम्ब्स लॉ की मदद से। तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार जो सपोज एक चार्ज Q1 है यहाँ पे पॉइंट चार्ज और एक चार्ज Q2 यहाँ पे है एक पॉइंट चार्ज, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है या जो सेपरेशन है वो है स्मॉल r। ठीक है, तो जो फोर्स है, फोर्स सब्सक्रिप्ट 1 2 F12, ये जो है ये फोर्स डिनोट कर रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q1 ऑन Q2। ठीक है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है F12 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2। तो ये जो फोर्स है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस लॉ विच सेज इफ two charge points Q1 and Q2 are separated by R, then the formula of the force exerted by one on the other is given by K into product of the charges into R vector divided by R cube। ठीक है, तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये वेक्टोरियल नोटेशन में मैंने लिखा हुआ है, बट जो फंडामेंटली जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि जो ये फोर्स होता है इनके बीच जो एक्ट करता है वो पहले तो प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और दूसरा उसकी प्रोपोर्शनलिटी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है अल्टीमेटली फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वलिटी लगाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ लगा देते हैं K। ठीक है, और अगर हमें डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन जानना है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है तो इसका कुछ डायरेक्शन भी होगा, तो वो डायरेक्शन अगर हमें इंट्रोड्यूस करना है तो ये जो फॉर्मूला है वो बन जाता है ये। ठीक है, F12 बराबर K इंटू Q1 Q2 बाई R क्यूब इंटू R वेक्टर। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये जानना हो कि क्या ये दोनों एक ही हैं, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये दोनों कैसे एक ही हैं। ठीक है, अब देखो, अगर F1 और F2 की मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो क्या है, वहां पे बाकी ये K Q1 Q2 ये सब स्केलर है, R क्यूब भी स्केलर, ये बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड R वेक्टर का। तो R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो भी तो R ही होगा ना, इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है ऑलरेडी। ये जो इसका R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ऑलरेडी पता है कि हमें ये स्मॉल r है, तो यहाँ पे हम अगर स्मॉल r रख देंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये K इंटू Q1 Q2 R क्यूब इंटू R, जो कि अल्टीमेटली और कुछ नहीं है बल्कि K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये तब यूज करते हैं जब हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पता करना हो, और जो ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये एक वेक्टोरियल नोटेशन में मैंने प्रेजेंट किया है जो कि हमें ये भी बताता है कि मैग्नीट्यूड तो ये है ही K इंटू Q1 बाई Q2 बाई R स्क्वायर, बट जो डायरेक्शन है वो होगा R वेक्टर बाई R, जो कि Q1 से Q2 की तरफ जाएगा। ठीक है, अब इसमें और भी बहुत सारे जो नोटेशन है उसको समझते हैं। जैसे R वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2, मतलब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे और ये जो वेक्टर होगा ये होगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और जो दूसरा है वो है K, वो होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो कि इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू 8.99 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, और जो एप्सिलॉन होता है ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो ये फोर्स कूलम लॉ के द्वारा हम निकाल रहे हैं, ये डिपेंड इस पे भी करता है कि वो चार्ज किस, ये जो दोनों चार्ज प्लेस किए गए हैं
ये चार्ज किस इन्वायरमेंट में है, ठीक है। अगर वो फ्री स्पेस में तब तो ये फॉर्मूला लगेगा जहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन की जो वैल्यू ये आएगी। बट अगर वो सपोज किसी अदर मीडियम, सपोज किसी लिक्विड के अंदर वो दोनों चार्ज हैं और फिर हमें फोर्स कैलकुलेट करना, उस टाइम हमारा जो परम्यूटिविटी होगा वो बदल जाएगा और वो आपको पता बताया जाता है क्वेश्चंस में। वो वैल्यू यहाँ रख के 1/4 की जगह एप्सिलॉन को चेंज करके उस वैल्यू को रख के आप वो भी वैल्यू द फोर्स दैट यू नीड टू कैलकुलेट इन दैट सिचुएशन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट। तो ये टोटल है कहानी कूलम्स लॉ की, और ये हमें बड़ा ही जरूरी है इसको याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू हमें याद होना चाहिए और ये बहुत ही मदद करेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर जो भी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया में, वो सब का सब कहीं ना कहीं कूलम्स लॉ को ही यूज करते हुए हम निकालेंगे। कुछ भी जो भी हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं वहां पे कूलम्स लॉ का बड़ा ही महत्व होगा। तो दोस्तों कूलम्स लॉ के साथ साथ हम कुछ प्रॉब्लम्स, इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, ताकि अभी तक हमने काफ़ी थ्योरी पढ़ ली है, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने से क्या होगा कि हमारा जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो और बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर सिर्फ हम थ्योरी पढ़ेंगे तो हमें वो क्लैरिटी नहीं आएगी कि ये जो जितने हम थ्योरी पढ़ रहे हैं इनको कैसे हमें, इनका इस्तेमाल हम कैसे करें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो इसके बाद मेरा फोकस रहेगा कि कुछ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें, ताकि अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको हम सीखें कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उसका हम यूज करेंगे। एक बार कूलम्स लॉ हम समझ गए, उसके बाद हम ट्राई करते हैं ये सवाल सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये सवाल क्या कहता है, ये पूछता है कि अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग एंड अनदर इक्वल चार्ज इज एट टॉप ऑफ योर हाउस। टेक द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस टू बी 2.0 किलोमीटर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्जेस ऑन ईच अदर। ठीक है, तो कूलम्स लॉ के द्वारा हमें पता है, चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं कि ये एक्चुअली में कह क्या रहा है। ठीक है, तो ये आप देखो, इसमें ये बोल रहा है कि हमारा एक 1 कूलम चार्ज जो है वो हमारे कॉलेज की बिल्डिंग पे है, ठीक है, वहाँ पे है, और वो उसका वैल्यू कितना है 1 कूलम। ठीक है, दूसरा चार्ज कहीं पे भी है जो हमारा हाउस है उसके टॉप पे है, ठीक है, उसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना है 1 कूलम है। ठीक है, अब क्या बोलता है कि इन दोनों के बीच के सेपरेशन को आप मान लो कि 1 कितना है 2 किलोमीटर्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आर हो गया। अच्छा ठीक है, अब ये क्या पूछता है कि अगर ये सब चीजें आपको दी हुई हैं तो आप ये बताइए कि ये दोनों चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो एक चीज जो मैं बताना ऊपर भूल गया वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था K × Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वो लागू होता है दोनों ही चार्जेस पे। मतलब कि अगर सपोज ये हमारा Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन R है, तो ये जो फोर्स Q1 जो है वो Q2 पे लगाएगा, अगर वो है F12 K × Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो सिमिलरली सेम ही फोर्स Q2 भी लगाएगा Q1 पे। ठीक है, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से भी होना चाहिए। ठीक है, F21 K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों फोर्सेस सेम हैं। ये F12 ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है चार्ज 2 1 पे। ठीक है, और ये वाला जो फोर्स है ये वाला, ये लगा रहा है चार्ज 1 चार्ज 2 पे। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये सेम होंगे। हाँ, अगर आपको वेक्टर नोटेशन में लिखना है तो उस केस में आपको यहाँ माइनस डालना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे बट एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो एक बार अगर हमें ये पता है, तो चूंकि इस केस में हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि उन दोनों के बीच में फोर्स कितना, हमें ये नहीं पता लगाना है कि कौन किस पे लगा रहा है, तो हम डायरेक्शन को भूल जाएंगे। हम यूज करेंगे मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला। वो कितना होता है, F होता है
इक्वल्स टू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमारा के कितना है? हमारा के है 8.99 यानी प्रैक्टिकली 9 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, तो 9 इंटू 10 टू पावर 9। हमारा Q1 भी 1 कूलम है, ये भी 1 कूलम है, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर को हमें मीटर में रखना है, तो 2 किलोमीटर कितना हो गया? 2000 मीटर। इसको स्क्वायर कर दो, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.25 10 टू पावर 3 न्यूटन। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। तो ये रहा एक क्वेश्चन जो कि कूलम्स लॉ पे डायरेक्टली बेस्ड था। हालांकि क्वेश्चंस इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं आते हैं, बट फिर भी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग की के क्या है, Q1 Q2 क्या है, आर स्क्वायर कैसे, दिए हुए इन्फॉर्मेशन को हम कैसे मैप करेंगे अपने फॉर्मूला के अंदर, ये बताने के लिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आगे अभी मैं कुछ दिन के लिए जो आगे कुछ वीडियोज आएंगे उसमें थोड़े और प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो पहले हम उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़े। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और भी जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।